Good morning, friends. Today we are going to discuss about a very important topic for the students of the Constitution, and also it is important for all of us as a citizen of this country. And the topic which we are going to discuss is the constitutionalism. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग हिंदी में संविधानवाद भी कहते हैं। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका मतलब है, और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं, इसको हम समझने का आज प्रयास करेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, और किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस प्रकार से इलस्ट्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ये आज हम लोग पीपीटी के थ्रू इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए आप लोग को पता ही है, केसी वीर एक बहुत बड़े संविधानविद हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी अच्छे ऑथर हैं। उनकी कई किताबें हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर केसी वीरे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज टू आर्बिट्री गवर्नमेंट। It means government limited by the terms of a constitution, not government limited only by the desires and capabilities those who exercise powers. तो अगर आप इस परिभाषा को देखिएगा तो इस परिभाषा को देखने के बाद यह लगता है कि जो संविधानवाद है वो एक ऐसी सरकार के बारे में बात करता है जो कि रूल के बारे में बात करता है, और एक जो है आर्बिट्रेरी जो गवर्नमेंट होता है उसके अगेंस्ट होने की बात करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक ऐसी सरकार की परिकल्पना करता है या एक ऐसी सरकार के बारे में सोचता है जहाँ पे एक आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं होगा, और जो सरकार वहाँ पे होगी वो जो है संविधान के द्वारा जो लिमिटेड गवर्नमेंट हो, एक सीमित सरकार की बात होगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सरकार जो है जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकी। वो संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार वह एक सीमित सरकार के बारे में होगा। तो इस प्रकार से अगर देखिए तो केसी वीरे का ये जो परिभाषा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सीमित सरकार यानी एक सीमित ताकत के साथ वाली सरकार के बारे में बात करता है। और अगर इसको थोड़ा और व्याख्या किया जाए तो देखा जाएगा कि इसके क्या उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत है, क्या इसके उद्देश्य हैं। पहली बात तो ये कि ये जो है एक लीगल लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट की बात करता है। जो लिमिटेशन होना चाहिए, जिस चीज़ की बात केसी वीरे ने अपने परिभाषा में कहा, वो जो लिमिटेशन होना चाहिए वो लीगल लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वघोषित लिमिटेशन हो सरकार के द्वारा या किसी अदर व्यक्ति या किसी संस्थान के द्वारा, जो भी हो, वो जो सीमित होने की बात है सरकार के पावर और शक्तियों के बारे में, वो एक कानून के थ्रू होना चाहिए, कानून के द्वारा होना चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो संविधानवाद है, ये दूसरी बात करता है कि चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनके जो कार्य हैं, उनके जो शक्तियां हैं, कैसे उसको चेक किया जाए और कैसे उनके बीच में एक सामंजस्य बनाया जा सके, इसके बारे में भी इसका एक उद्देश्य ये भी है संविधानवाद का। और दूसरी बात ये आगे ये भी कहता है, संविधानवाद का जो उद्देश्य है कि एक अनकंट्रोल यानी जिसको आप कंट्रोल ना कर पाए, जिसको आप नियंत्रित ना कर पाए, एक अनियंत्रित सरकार और एक मनमाना सरकार या मनमाना प्रकार का जो है लेजिस्लेचर ना हो, एग्जीक्यूटिव ना हो। तो जो ये संविधानवाद का जो उद्देश्य है, अगर आप देखिए इस तरीके से जो एम्स के थ्रू देखा जाए तो ये साबित होता है कि ये जो है एक सीमित सरकार के बारे में बात करती है, एक कंट्रोल की सरकार के बारे में बात करती है, एक नॉन आर्बिट्रेरी सरकार के बारे में बात करती है। अब ये जो संविधानवाद है इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक नैरो सेंस में और एक ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ये जो नैरो सेंस में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो सरकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है,
जो सरकार जिसकी हम बात कर रहे थे, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वो जो है जैसा कानून बताया हुआ है उसके अनुसार वो काम करे, उसके बियॉन्ड जाके काम ना करे। तो ये जो प्रिस्क्राइब बाय द लॉ है, उसी प्रकार जो जिस देश की कानून है, जिस प्रकार का कानून है उस देश का, उसके अनुसार वो काम करे, लॉ ऑफ दैट लैंड की बात के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे। और दूसरे तरीके से, यानी एक बृहत्तर तरीके से देखा जाए, बृहत्तर रूप में देखा जाए, ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, तो ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब ये नहीं केवल कानून हो और कानून के अनुसार सरकार चले। इसका मतलब ये भी है कि एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ होने चाहिए और कुछ एस्पिरेशंस होने चाहिए, जो कि किसी भी सरकार में होना चाहिए, किसी भी जो गवर्नमेंट पावर्स है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो कोई भी देश है, जो कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पे अगर वो प्रिंसिपल्स, वो पॉलिटिकल वैल्यूज़, वो एस्पिरेशंस अगर वहाँ पे दिखते हैं जो कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वो जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद एग्जिस्ट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन कौन से पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं। अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से जो है आप जो है निर्धारित कर सकते हैं कि वहाँ पे संविधानवाद है। लेकिन अगर बात की जाती है कि कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए, कुछ एस्पिरेशंस होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, तो वो समझने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, उसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग अगले स्लाइड्स में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, जो कि बड़े ही आवश्यक हैं। ये फीचर्स जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं संविधानवाद को बनाने के लिए। तो जो संविधानवाद का जो सिद्धांत है, तो वो इस पे बिलीव करता है कि दैट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर within the legal limits conferred by parliament on those with power, the concept of intra vires and those who exercise powers are accountable to laws। So जो भी कानून के जो संविधान जो वहाँ का संसद जो कानून बनाता है उसके अनुसार जो लीगल लिमिट्स निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार वो काम करे, वो इंट्रा वायर्स हो, वो उसके बाहर ना हो, और वहाँ पे एक अकाउंटेबल टू लॉज होना चाहिए। अकाउंटेबल टू लॉज का मतलब है कि वो जो कानून के प्रति जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। उसके बाद देयर दैट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर इररेस्पेक्टिव ऑफ लीगल अथॉरिटी मस्ट कन्फर्म टू द नोशन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल सिटीजन्स राइट्स। दूसरा, वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उसको जो है वहाँ पे जो है काफ़ी मौका मिलना चाहिए लीगल अथॉरिटी के थ्रू जो है वो कंफर्म करे। जो भी लीगल अथॉरिटी है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिविजुअल के सिटीजन राइट्स को भी एक्नॉलेज करें। अगर किसी देश में जो है लीगल अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल या सिटीजन्स के राइट्स को कंफर्म करते हैं या उसको मानते हैं, तो वहाँ पे माना जाएगा कि वहाँ पे जो है संविधानवाद जो है एग्जिस्ट करता है। देन that the power conferred on the institution within a state, whether legislative or executive or judicial, be sufficiently dispersed between the various institutions so as to avoid the abuse of powers। So जो आपको पता ही है किसी भी राज्य के लिए 3 प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है, ये जो है वहाँ पे होना चाहिए और इनको इस प्रकार से मतलब इनके शक्तियों को इस प्रकार से विभाजन होना चाहिए इन इंस्टीट्यूशन के बीच में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने ताकत का एब्यूज़ ऑफ पावर न कर सके, किसी प्रकार से अपने दिए गए ताकत का वो दुरुपयोग न कर पाए। ये भी अगर ये इस प्रकार से विभाजन किया गया है तीनों विंग में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में, और इस बात का कोशिश किया गया है कि जो है उनके बीच में किसी भी प्रकार से शक्तियों का अब्यूज़ ऑफ पावर न हो सके, तो वहाँ पे समझा जाएगा कि वहाँ पे भी जो संविधानवाद एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप देखिए दैट द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड द लेजिस्लेचर इन लेजिस्लेटिंग दैट पॉलिसी आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट और ऑन हुज ट्रस्ट पावर इज हेल्ड। अब देखिए किसी भी सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चुनी हुई सरकार है वो अपने इलेक्टोरेट्स के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। तो अगर वो अपने इलेक्टोरेट्स के प्रति अकाउंटेबल है, यानी जिन लोगों ने चुन के वो सरकार बनाई है और उनके साथ जो उन्होंने जो उनके साथ इलेक्शन के दरमियान जो उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ का भी डिक्लेरेशन किया है, अगर उसके प्रति
अपने वादे के प्रति वो जो है मतदाताओं के प्रति जो है अकाउंटेबल है और उनके प्रति अपना ट्रस्ट रखती है, पावर ट्रस्ट रखती है, तो वहाँ पे माना जाएगा कि वहाँ पे संविधानवाद एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर समरी में कहा जाए तो जो लीगल अथॉरिटी है वो वहाँ के लोगों के इंडिविजुअल सिटीजन्स राइट्स के बारे में को प्रोटेक्ट करे, उसको रिगार्ड दे, और जो तीनों संस्थान है, तीनों विंग्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, उनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है इस प्रकार से हो कि कोई भी जो है एब्यूज ऑफ पावर न कर सके, और जो लोगों ने जो उस देश के लोग हैं जिन्होंने सरकार को चुना हुआ, जो इलेक्टोरेट्स है उसके प्रति वो अकाउंटेबल हो, और जो पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है अगर वो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वो संविधानवाद वहाँ पे उस देश में एग्जिस्ट करता है। अब इन चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया अभी, इन चीज़ों को अगर देखा जाए कि अगर ये आइडियाज़ अगर रहें तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स भी ऊपर हैं और वहाँ पे जो है अकाउंटेबल सरकार भी है, ये दिखता है वहाँ पे। जैसे कि अगर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक छोटा सा शॉपकीपर हो, दोनों जब कभी भी कोई कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो दोनों बिल्कुल समान रूप से जो है उसके लिए दायित्व रखेंगे, उनके बीच कोई विभेद नहीं होगा। तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो माना जाएगा कि वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्ट करता है। सेपरेशन ऑफ पावर, अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में कि हम लोगों ने कहा कि जब तीनों विंग है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से कि अब्यूज ऑफ पावर ना हो पाए। तो जिस देश में सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे यह माना जाएगा कि वहाँ पे भी अब्यूज ऑफ पावर कम होगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, वो जो है अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करता है, वो चेक एंड बैलेंस को इंश्योर करता है। तो जब चेक एंड बैलेंस होगा और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी तो वहाँ पे एब्यूज ऑफ पावर कम हो गया। दूसरी बात, जो इलेक्शन हो वो फ्री होने चाहिए, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के लिए हो। तो संसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव वो जो है फ्री इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए। उसके अलावा एक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो अपनी बातों को सामने बिल्कुल ला के रखे, ऐसा नहीं कि वो अकाउंटेबल ना हो और अपनी बातों को सामने ना रखे। फिर वहाँ पे हमने भी जस्ट डिस्कस किया कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उस देश के लिए। अगर वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो समझा जाएगा कि वहाँ पे संविधानवाद है। उसके अलावा वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होना चाहिए और उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर भी होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का पावर का मतलब है जब कोई ऐसे कानून, ऐसे कोई जो है एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको क्वैश करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर ये एक इलस्ट्रेटिव आइडियाज़ है, ये कोई एग्जॉस्टिव आइडियाज़ नहीं है, ये केवल इलस्ट्रेटिव आइडियाज़। अगर इस प्रकार का सिद्धांत किसी देश के संविधान में या देश में है तो वहाँ पे माना जाएगा कि वो जो है एक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसे कई संविधान हो सकते हैं जहाँ पे ये सिद्धांत दिखाई दे, ऐसे भी सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, संविधान हो सकते हैं जहाँ पे दिखाई न दे। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक अलग हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के विरोध में हैं, या एक दूसरे के साथ रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद और संविधान आपस में एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा हो सकता है कि एक देश हो जिसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो है मगर संविधानवाद नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि संविधानवाद उस देश में नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक निरंकुश सरकार है, जहाँ पे वो सरकार जो है किसी की बात नहीं सुनता है और वो जैसा चाहे वैसा करता है, तो वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे कोई भी संविधान आप बनाइए, संविधान जो है उस डिक्टेटर के हिसाब से चलेगा। और अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लोगों के हिसाब से चलेगा, तो वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा क्योंकि लोगों ने उसको चुना हुआ है और अगले बार फिर उसको निकाल के बाहर कर सकती है उस सरकार को। तो जहाँ डिक्टेटरशिप होगा वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है
और जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा वहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिर्फ संविधान रखने से नहीं होता है कि वहाँ पे संविधानवाद एग्जिस्ट करता है या है। वहाँ पर अगर ये जो प्रिंसिपल जो अभी हमने डिस्कस किए, रूल ऑफ लॉ, ये सब प्रिंसिपल जो डिस्कस किए, अगर वो उपस्थित है तो माना जाएगा संविधानवाद। उदाहरण के स्वरूप देखिए, अगर कोई देश है जिसके संविधान में लिखा हुआ है कि हवाई जहाज की यात्रा केवल काले लोग करेंगे और जो है वाइट्स जो है नहीं करेंगे, तो वहाँ पे राइट टू इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो प्रिंसिपल है वो नहीं है। तो संविधान तो है मगर संविधान में ही लिखा हुआ है केवल काले लोग ही हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तो ये प्रकार संविधानवाद के अगेंस्ट है। तो सिर्फ संविधान होने से ही कोई देश जो है संविधानवाद के बारे में बात नहीं करता है। दूसरा बात जो हमने अभी डिस्कस किया उसको एक प्रकार से समराइज भी कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो संविधानवाद है वो चेक एंड बैलेंस को इनवाइट करता है कि जो भी एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है, उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा कि वो जो है उसके एक्शन सही हैं या गलत हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से क्या वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो सकता है? देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड है। उस जुडिशरी को भी कंट्रोल करने का तरीका है और वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे भारत में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। लेकिन अगर कोई जज ऐसा कोई एक्शन करता है जो कि संविधान के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो कि बड़ा ही डेरोगेटरी एक्शन लगता है और संविधान के बिल्कुल विपरीत लगता है, तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट जो है उसको हटाने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन ला सकती है और वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के थ्रू पास किया सकता है और उस हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है मगर इसका मतलब नहीं वो अनकंट्रोल्ड जुडिशरी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है और ये एक एंटीथेसिस है टू द आर्बिट्रेरी पावर्स कि जो आर्बिट्रेरी पावर्स है उसके अगेंस्ट होता है। यानी जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करेगा वहां पे जो शक्तियां हैं उसका आप मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक सिद्धांत के हिसाब से करेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां पे प्रॉब्लम आएगी अनलिमिटेड पावर्स होंगी और उस अनलिमिटेड पावर की वजह से वहां पे अथॉरिटेरियन सरकार बनेगी, वहां पे ऑपरेसिव गवर्नमेंट बनेगी और वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार का कानून चाहे, जिस प्रकार से लोगों को ट्रीट करना चाहे वो उस प्रकार से कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो संविधान से अलग है, यानी संविधानवाद और संविधान आपस में अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि एक देश है जिसके पास संविधान है मगर संविधानवाद नहीं हो सकता है, और ऐसे भी देश हो सकते हैं कि जो है जहां पे संविधान नहीं है मगर संविधानवाद हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है आप जानते हैं, वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कन्वेंशन बेस्ड कंट्री है। वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एग्जिस्ट करता है, जो प्रिंसिपल्स है, रूल ऑफ लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, वो सिद्धांत वहां पे इस्टेब्लिश है। तो ऐसा हो सकता है कि बिना संविधान के भी कोई देश हो सकता है जहां पे संविधानवाद एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने जानने की कोशिश किया कि कि ये संविधानवाद क्या है, ये संविधान क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, मोटा मोटी आज हमने जानने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझने में आपको समझने में हेल्प करेगा कि जो है ये सही क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म और क्या अंतर है कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। धन्यवाद आपको, इसके लिए धन्यवाद।